कहानी की शुरुआत एक अजीब जगह से होती है, जहां एक महिला अपने मोबाइल में नेटवर्क ना होने की वजह से मदद के लिए चिल्लाती है। तभी अंधेरे से अजीब आवाजें आती हैं और कोई उस महिला को खींचते हुए अंधेरे में ले जाता है। कैंकुन के एक रिसोर्ट में दो अमेरिकी कपल्स छुट्टियां मना रहे हैं। एमी को एहसास होता है कि उसकी कान बालियों में से एक गायब है, लेकिन एक जर्मन टूरिस्ट माटियास उसे स्विमिंग पूल के नीचे से खोज कर लौटा देता है। ग्रुप उसकी मदद के लिए उसे ड्रिंक पर बुलाता है। बातचीत में उन्हें पता चलता है कि माटियास अपने भाई की तलाश में मैक्सिको आया है, जो आखिरी बार अपनी आर्कियोलॉजिस्ट गर्लफ्रेंड के साथ एक खुदाई वाली साइट पर देखा गया था। वह जगह रहस्यमय है और किसी गाइडबुक में नहीं मिलती। ग्रुप को जिज्ञासा होती है तो माटियास उन्हें अगले दिन साथ चलने का न्योता देता है। अगले दिन वे लोग प्राचीन खंडहरों रूइंस तक पहुंचते हैं और वह दृश्य देखकर हैरान रह जाते हैं। एमी कुछ तस्वीरें खींचती हैं और माटियास अपने भाई का टेंट बिल्डिंग की चोटी पर देखता है। अचानक एक आदमी घोड़े पर आता है और अपनी भाषा में चिल्लाता है। घोड़ा डर जाता है और आगे नहीं बढ़ता। जेफ को लगता है कि वह पैसे मांग रहा है, तो वह पैसे देने की कोशिश करता है, लेकिन आदमी मना कर देता है। तभी दो और लोग आते हैं और माटियास उन्हें अपने भाई की तस्वीर दिखाता है। वे फोन लेकर तस्वीर देखते हैं, लेकिन तभी एमी उन पौधों पर पीछे हटकर फोटो लेने लगती है और ये देखकर जंगल के लोग बौखला जाते हैं। शायद उन्हें फोटो खींचना नहीं पसंद, इसीलिए दिमित्री कैमरा लेने पौधों पर चढ़ जाता है। ये देख जंगल के लोग और भी गुस्से में आ जाते हैं। दिमित्री कैमरा लौटाने की कोशिश करता है, लेकिन वे लोग उस पर तीर चलाकर उसकी छाती और फिर चेहरे पर वार करते हैं। पूरा ग्रुप घबरा जाता है और जान बचाने के लिए ऊपर की ओर भागता है। वे देखते हैं कि जंगल के लोग खंडहर को चारों तरफ से घेर रहे हैं, लेकिन ऊपर नहीं आते। खंडहर के ऊपर उन्हें एक कैंप दिखता है, लेकिन वहां कोई भी जिंदा नहीं होता। किसी के फोन में सिग्नल नहीं है और माटियास का फोन जंगल वालों के पास है। खंडहर के बीचों बीच एक गहरा गड्ढा होता है, लेकिन कोई सुरक्षित रास्ता नीचे जाने का नहीं होता। माटियास बार बार अपने भाई को पुकारता है और फिर झाड़ियों में उसे किसी के पैर दिखाई देते हैं। जब वह पौधे हटाता है तो उसे अपने भाई की लाश मिलती है। जेफ नीचे देखकर देखता है कि और भी जंगल के लोग आ रहे हैं और वहां तंबू भी लगा रहे हैं। जब माटियास पौधों से हटता है तो उसे एलर्जी हो जाती है और वह तुरंत हाथ धोने भागता है। ग्रुप चर्चा करता है कि अब क्या करें, क्योंकि अब साफ हो गया है कि जंगल वाले उन्हें जाने नहीं देंगे। जेफ सुझाव देता है कि होटल वाले जब उन्हें मिसिंग देखेंगे तो पुलिस बुला लेंगे और दिमित्री के दोस्त भी रास्ते में होंगे। उसी समय उन्हें एक फोन की घंटी सुनाई देती है और पता चलता है कि आवाज गुफा के अंदर से आ रही है। मैटियास एक कंदील उठाता है और खुद को रस्सी से बांधकर गुफा में नीचे उतरता है, लेकिन कुछ ही देर में रस्सी टूट जाती है और वो गहराई में गिर जाता है। कंदील टूटने की आवाज आती है और साथ ही उसकी दर्द भरी चीख सुनाई देती है। बाकी लड़के जल्दी से दूसरी रस्सी लाते हैं और स्टेसी को नीचे भेजते हैं। वो देखती है कि गुफा की दीवारों पर चारों ओर अजीब पौधे फैले हुए हैं। कुछ ही दूरी पर रस्सी रुक जाती है, लेकिन वो अभी जमीन तक नहीं पहुंची थी। नीचे उसे मैटियास दिखाई देता है, जो दर्द में मदद मांग रहा होता है। स्टेसी सोचती है कि ज्यादा दूरी नहीं है, इसलिए रस्सी खोलकर नीचे कूद जाती है। जमीन पर गिरते ही उसके घुटने में कांच के टुकड़े चुभ जाते हैं। मैटियास कहता है कि उसके पैर काम नहीं कर रहे, शायद उसकी कमर टूट गई है। स्टेसी ऊपर चिल्लाकर बताती है कि उसकी हालत गंभीर है और नीचे से गंदी बदबू आ रही है। लड़के स्ट्रेचर बनाकर नीचे भेजने की बात करते हैं, लेकिन एमी कहती है कि कमर टूटी हो तो उसे हिलाना नहीं चाहिए। वो सीढ़ियों से नीचे भागती है और जंगल में खड़े लोगों से मदद मांगती है, लेकिन वे लोग केवल अपने हथियार ताने रहते हैं। जेफ उसे रोकता है, लेकिन धक्का मुक्की में एमी पौधों पर गिर जाती है। गांव वाले जोर से चिल्लाने लगते हैं। एमी गुस्से में कुछ बेलें उठाकर उनकी तरफ फेंक देती है। ज्यादातर लोग डरकर पीछे हट जाते हैं, लेकिन एक बच्चा बेल से टकरा जाता है। फिर गांव वालों में बहस होती है और उस बच्चे को गोली मार दी जाती है। बच्चे की मां कुछ नहीं बोलती और एमी यह देखकर जोर जोर से रोने लगती है। जेफ उसे ऊपर खींच लाता है। अब सब समझ जाते हैं कि गांव वाले इन बेलों से बहुत डरते हैं, इसलिए उन्होंने पहले दिमित्री और अब बच्चे को मार दिया, और इसलिए उन्हें जाने नहीं दे रहे क्योंकि ये पौधे को सबने छू लिया है। गुफा में स्टेसी फिर से फोन की आवाज सुनती है, लेकिन ये बेलों से ही आ रही होती है और अब बेलें हिलती हुई लग रही थीं, इसलिए वो उन्हें छूती नहीं। जब स्ट्रेचर तैयार हो जाता है तो एमी को नीचे भेजा जाता है। रस्सी इतनी लंबी नहीं होती कि स्ट्रेचर जमीन तक पहुंचे, इसलिए लड़कियों को मिलकर मैटियास को उठाना पड़ता है।
बहुत दर्द होता है, लेकिन वे किसी तरह उसे ऊपर भेज देती हैं, फिर खुद भी ऊपर आ जाती हैं। जेफ मैटियास को कंबल से ढकता है ताकि रात में ठंड से बचाया जा सके। उसे डर है कि उसके पैरों में इन्फेक्शन हो गया है। एमी स्टेसी की चोट पर पट्टी करती है। स्टेसी रोती है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी वजह से मैटियास को और ज्यादा दर्द हुआ। रात को सब टेंट में सो जाते हैं, लेकिन एमी परेशान होती है क्योंकि पास में स्टेसी और एरिक रोमांस कर रहे होते हैं। सुबह होते ही जेफ बेलों पर पेशाब करता है और वहीं एक कंकाल देखकर डर जाता है। स्टेसी जागती है और घबरा जाती है। उसकी टांगों पर बेलें लिपटी हुई होती हैं। एरिक बेलें हटाता है और देखता है कि पौधा उसकी चोट के अंदर उग रहा है। जब वह उसे बाहर खींचता है तो स्टेसी कहती है कि उसे लग रहा है कि वह बेल हिल रही है। उन्हें समझ आता है कि ये बेलें उनके शरीर के अंदर उग रही हैं। उधर मैटियास कहता है कि कुछ ठीक नहीं है। एमी कंबल हटाती है और देखती है कि बेलें उसके दोनों पैरों के चारों ओर लिपटी हुई हैं। जेफ भी मदद करता है, लेकिन अब घाव बहुत ज्यादा हो चुके हैं। इसी समय फिर गुफा के अंदर से फोन की घंटी बजती है। एमी और स्टेसी मशालें लेकर नीचे जाती हैं। घंटी गुफा के अंदर एक सुरंग से आ रही होती है और वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें बेलों पर चलना पड़ता है। गुफा की सुरंग में अंदर जाते हुए लड़कियों को एक आर्कियोलॉजिस्ट लता में फंसी मिलती है। जब वे उसे पलटती हैं तो पता चलता है कि वह मर चुकी है। उसके हाथ में मोबाइल होता है जिसे वे जल्दी से उठा लेती हैं, लेकिन फोन पहले से टूटा हुआ था। फिर अचानक फिर से घंटी बजने लगती है। एमी ध्यान से देखती है तो पाती है कि कुछ फूल कंपन वाइब्रेट कर रहे हैं और फोन की आवाज की नकल कर रहे हैं। जब वह उन्हें छूती है तो बेलें उसकी कलाई को पकड़ लेती हैं, लेकिन वह मुश्किल से अपना हाथ छुड़ाने में सफल होती है। अब पूरी गुफा की दीवारों में बेलें हिलने लगती हैं और एक लाश को बाहर धकेल देती है। फिर वे एक जलती हुई मशाल भी खींच लेती हैं। लड़कियां डरकर दौड़ती हैं और बेलें उन्हें पकड़ने के लिए पीछे पीछे लपकती हैं। एमी किसी तरह बाहर निकल जाती है, लेकिन स्टेसी की टांगें पकड़ ली जाती हैं और वो गिर जाती है। बेलें उसे अंदर खींचने लगती हैं। एमी वापस दौड़ती है और स्टेसी का हाथ पकड़कर उसे बचा लेती है। दोनों जल्दी से रस्सी पर चढ़ती हैं और ऊपर चिल्लाती हैं। लड़के उन्हें खींचते हैं और बेलें दीवार से लपककर उन्हें पकड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन सौभाग्य से लड़कियां ऊपर पहुंच जाती हैं। ऊपर आकर सब आपस में बहस करने लगते हैं कि अब क्या किया जाए। एरिक बाहर जाकर मदद लाने की बात करता है, लेकिन जेफ कहता है कि जो कोई भी खंडहर से बाहर निकलेगा उसे जंगल के लोग गोली मार देंगे। वह कहता है कि जरूर कोई उन्हें ढूंढने आएगा, बस तब तक जिंदा रहना है। इसके बाद वे खाना और पानी बांटते हैं। हर कोई बस एक निवाला खाता है। जेफ पानी मैटियास को देता है और देखता है कि उसकी हालत बहुत खराब होती जा रही है। वह सबको बताता है कि अगर उसे बचाना है तो उसके दोनों पैर काटने होंगे ताकि संक्रमण, इन्फेक्शन आगे न फैले। सब इस बात पर बहस करते हैं, लेकिन मैटियास खुद कहता है कि हां, कर दो। लड़कियां टेंट में चली जाती हैं और इस दौरान जेफ उसे शराब पिलाता है और उसके मुंह में एक बेल्ट देता है जिसे काट सके। एरिक उसके पैर पकड़े रहता है। जेफ एक पत्थर को गर्म करता है और उससे पहले मैटियास की टांगें तोड़ता है, फिर चाकू से उन्हें काटता है। मैटियास दर्द से चीखता है और एरिक को उसका ऊपरी शरीर पकड़ना पड़ता है। इसके बाद जेफ गर्म तवे से उसके घाव बंद करता है, कॉटराइज करता है। चीखें सुनकर लड़कियां बाहर आती हैं और चिल्लाने लगती हैं क्योंकि जेफ ने कहा था कि दर्द कम होगा। इसी समय बेलें कटे हुए पैर उठाकर खा जाती है। इससे सभी को समझ आता है कि यह पौधा मांसाहारी है। उस रात जेफ फिर से सीढ़ियों से नीचे जाकर देखता है, लेकिन माया लोग अभी भी बंदूकें लेकर पहरा दे रहे होते हैं। स्टेसी टेंट में रोती रहती है, जबकि बाहर एमी और एरिक बात कर रहे होते हैं। एमी भावनात्मक रूप से टूट जाती है और सिर एरिक के कंधे पर रख देती है। स्टेसी बाहर आती है और इस सीन को देखकर गलतफहमी पाल लेती है। वह चिल्लाने लगती है कि एमी ने पहले भी धोखा दिया था। जेफ वहां आता है और सबका ध्यान बंट जाता है। इसी दौरान किसी को ध्यान नहीं रहता कि बेलें मैटियास के मुंह में घुस रही होती हैं और धीरे धीरे उसे गला दबाकर मार देती है। जब जेफ देखता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। स्टेसी डर जाती है कि बेलें उसके अंदर भी हैं और वह भी मर जाएगी। वह चाकू उठाती है और दिखाने लगती है, लेकिन एरिक उसे रोकता है। स्टेसी चिल्लाती रहती है और एरिक को धक्का देती है।
तभी सब सुनते हैं कि वो फूल स्टेसी की आवाज की नकल कर रहे हैं, बिल्कुल उसी टोन में। अगली सुबह जेफ और एमी देखते हैं कि माया लोग मिट्टी में नमक डाल रहे हैं ताकि बेलें और न फैलें। जेफ समझ जाता है कि यह पौधा बहुत प्राचीन एंशिएंट है, क्योंकि यहां जानवर भी नहीं आते। उसी समय एरिक टेंट से बाहर आता है और कहता है कि स्टेसी को देखो। वे देखते हैं कि उसकी स्किन के नीचे बेल हिल रही होती है और वह चाहती है कि उसे बाहर निकाला जाए। जेफ शराब डालता है और उसकी टांग में चीरा लगाता है, फिर उंगली डालकर बेल बाहर खींचता है। स्टेसी दर्द से चीखती है, लेकिन कहती है कि जारी रखो। जेफ उसकी पीठ में भी ऐसा ही करता है और कई बेलें निकालता है। जख्म बंद होने के बाद ग्रुप आखिरी खाना खाता है, लेकिन स्टेसी को लगने लगता है कि बेल अब भी अंदर हैं। वह खुद को और काटने की कोशिश करती है, लेकिन सब उसे रोकते हैं। एमी उसे शराब देती है, लेकिन जैसे ही वह पीती है, सबको उसकी फॉरहेड में बेल दिखाई देती है। वो जैसे ही उनके चेहरे की प्रतिक्रिया देखती है, बिना कुछ कहे ही उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। एरिक को लगता है कि अब कोई उन्हें बचाने नहीं आएगा, इसलिए वो ऐलान करता है कि वो आज रात यहां से निकल जाएगा। रात को जब सब सो रहे होते हैं, स्टेसी को कुछ आवाज सुनाई देती है और वो टेंट से बाहर निकल जाती है। वह चाकू उठाती है और तभी उसे फूल फिर से उसी की आवाज में कुछ कहते हुए सुनाई देते हैं, बार बार दोहराते हुए कि उसे बेलों को काटकर निकालना है। कुछ ही सेकंड बाद बाकी लोग बाहर आते हैं और देखते हैं कि स्टेसी अपने शरीर पर कई जगह चाकू से वार कर चुकी है और खून के तालाब में खड़ी है। वह अब पूरी तरह पागल हो चुकी थी और खुद को लगातार काट रही थी। जब जेफ उसे रोकने की कोशिश करता है तो स्टेसी उस पर चाकू से हमला कर देती है और उसका हाथ काट देती है। फिर एरिक उसे रोकने आता है, लेकिन स्टेसी अचानक चाकू उसके सीने में घोंप देती है। एरिक तुरंत जमीन पर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। स्टेसी भी गिर जाती है और टूट जाती है। थोड़ी ही देर में बेलें एरिक के पैरों को पकड़ लेती हैं और उसे खींच कर ले जाती हैं। स्टेसी अब और दर्द नहीं सह पाती और खुद को मार देने की गुहार लगाती है। एमी उसे मारने से मना कर देती है, लेकिन जेफ चाकू उठाकर खुद स्टेसी को मार देता है ताकि वो और न तड़पे। इसके बाद जेफ एमी के शरीर पर खून लगा देता है और उसे चाबी देते हुए कहता है कि चाहे कुछ भी हो, भागना मत रोकना। वह एमी को गोद में उठाकर नीचे जमीन पर ले जाकर लिटा देता है ताकि लगे कि वह मर चुकी है। वह उसे एक आखिरी बार किस करता है और फिर स्थानीय लोगों का ध्यान भटकाने के लिए उनसे बात करने लगता है। तभी वह जोर से चिल्लाकर एमी का नाम पुकारता है। एमी तुरंत दौड़ पड़ती है, जबकि माया लोग जेफ पर तीर चलाते हैं। बेलें उसका शरीर खींचने लगती हैं और माया सरदार अंत में उसकी खोपड़ी में गोली मारकर उसका कष्ट खत्म कर देता है। बाकी जंगल के लोग अब एमी के पीछे दौड़ते हैं, जो तेजी से जंगल पार कर रही होती है। वह कई बार गिरती है और तीर उसके पास के पेड़ों में लगते हैं, लेकिन फिर भी एमी भागती रहती है और आखिरकार जीप तक पहुंच जाती है। चाबी काम करती है और वह तुरंत गाड़ी लेकर निकल जाती है, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। उसे एहसास होता है कि उसके चेहरे पर एक बेल चिपकी हुई है। फिर हम आगे देखते हैं कि अगले दिन डिमिट्री के दोस्त उसे खोजने के लिए खंडहरों तक पहुंचते हैं और यहां पर कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि ऐसे और वीडियो आप देख सकें। धन्यवाद।